वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 90 लगाएंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 90 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। टाइप 2 डायबिटीज़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, इसमें शरीर द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है और यह डायबिटीज़ सबसे सामान्य प्रकार है डायबिटीज़ का, जो मोटापे से संबंधित है। टाइप 2 डायबिटीज़ सामान्य प्रकार है या टाइप 1 वाला जो सामान्य है? कल के टेस्ट में था टाइप 1 डायबिटीज़। बिल्कुल, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ का सामान्य प्रकार है जो मोटापे से संबंध रखता है। करेक्ट स्टेटमेंट। और इसमें शरीर द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है टाइप 2 में। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 हो जाती है तो इंसुलिन निकलना ही बंद हो जाता है। ठीक है, आपको कृत्रिम इंसुलिन लेना पड़ेगा जीने के लिए। तो देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, फिर भी टाइप 2 शरीर द्वारा इंसुलिन के उपयोग करने के तरीकों को प्रभावित करता है। टाइप 1 के विपरीत टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर की कोशिकाएं उतनी प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं देती हैं जितनी कि वो शुरुआत में देती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ का सबसे सामान्य प्रकार है तथा मोटापे से संबंधित है। इसके विपरीत देखें टाइप 1 डायबिटीज़, तो टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित लोग इंसुलिन पर निर्भर रहते हैं, अर्थात उन्हें जीने के लिए रोजाना कृत्रिम इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पौग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में विचार करना है। यह हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के किनारे बनाया गया है और इसे वर्ष 2002 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है? पौग बांध झील वन्यजीव अभयारण्य या पौग डैम झील? बांध डैम एक ही बात है ना। हिमाचल में है या जम्मू कश्मीर में है? हिमाचल में ही है। 2002 में रामसर स्थल इसको घोषित किया गया था। तो देखिए, पौग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और पौग डैम को वर्ष 1975 में व्यास नदी पर बनाया गया था। इसे पौंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था। ये इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है हिमाचल प्रदेश पीसीएस के लिए। अपने को मतलब है कि इसे रामसर स्थल कब घोषित किया गया, तो वो 2002 में। ठीक है, नवंबर 2002 में पौंग डैम झील को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और राष्ट्र महत्व की आर्द्रभूमि इसको कब घोषित किया गया था? 1994 में। क्यों पूछा गया है प्रश्न? क्योंकि वर्ष 2020-21 की सर्दियों में हिमाचल प्रदेश में पौंग बांध झील वन्यजीव अभयारण्य में 1 लाख से अधिक प्रवासी जलीय पक्षी पहुंचे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पेरिस जलवायु समझौते के आधार पर मिशन इनोवेशन की घोषणा की गई थी। भारत मिशन इनोवेशन पहल का एक सदस्य है क्या? बिल्कुल है, करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने मिशन इनोवेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है हाल ही में। मिशन इनोवेशन की घोषणा कब की गई थी? 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते से अलग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पर्यावरण संवेदी क्षेत्र ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। देखिए, यह संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर एक संवेदनशील क्षेत्र होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विनियमित होती हैं। देखिए, पर्यावरण की बात हो रही है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आएगा ना। वन्य जीव कहाँ से आ गए? गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो देखिए, सामान्य सिद्धांतों के अनुसार अगर कहें तो पर्यावरण संवेदी क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक के दायरे में हो सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि केवल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण संवेदी क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में होने वाली गतिविधियां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विनियमित होती हैं, न कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन कार्य करने की अनुमति नहीं होती। इको सेंसिटिव जोन जो एरिया घोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है जो भारत की
ऊर्जा जरूरत का 55% हिस्सा पूरा करता है? 55% है या और भी ज़्यादा है? ये 55% ही है, करेक्ट है। कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट, उसके बाद है बिटुमिनस, उसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट है या लेटराइट है? देखिए लेटराइट मिट्टी है, लिग्नाइट कोयले का प्रकार है, और चौथा प्रकार है पीट कोयला। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है जो भारत की ऊर्जा जरूरत का 55% हिस्सा पूरा करता है। उपयोग के आधार पर कोयले 2 प्रकार के होते हैं। उपयोग के आधार पर लिखा, देखिए उपयोग के आधार पर, ठीक है, 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है इसको, कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल। देखिए कोयले को 4 भागों में बांटा गया है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इनका वर्गीकरण इनमें मौजूद कार्बन के प्रकार और मात्रा के आधार पर जो है निर्भर करता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशतता 80 से 90% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नॉन कोकिंग कोल का उपयोग किया जा सकता है स्टील बनाने में, धातु कर्म उद्योगों में, बिजली पैदा करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट में, सीमेंट, उर्वरक और कागज निर्माण में। देखिए स्टील बनाने में उपयोग होता है कोकिंग कोल का, यूपीएससी का फेवरेट है, कोकिंग कोल पूछ लेती है प्रश्न, तो ये तो हो नहीं सकता। धातु कर्म उद्योग में भी कोकिंग कोल का ही उपयोग होता है। नॉन कोकिंग कोल का उपयोग होता है बिजली पैदा करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट में, सीमेंट उद्योग में, उर्वरक और कागज निर्माण में जो है नॉन कोकिंग कोल लगता है। तो 3 और 4 इसका आंसर। ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो 3 और 4 होना चाहिए। चलिए इसको हटा के हम इसको 3 और 4 कर लेते हैं, बी। तो देखिए कोकिंग कोल में राख का प्रतिशत कम होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील बनाने में और धातु कर्म उद्योग में किया जाता है। कोकिंग कोल स्टील बनाने और धातु कर्म उद्योग में। जो नॉन कोकिंग कोल है उसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, इसलिए इसे स्टीम कोल या थर्मल कोल के नाम से भी जाना जाता है। और क्या क्या उपयोग हैं नॉन कोकिंग कोल के? सीमेंट, उर्वरक, ग्लास, चीनी मिट्टी, कागज, रासायनिक पदार्थ और ईंट निर्माण तथा गर्मी उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिए भी किया जाता है नॉन कोकिंग कोल का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान बलात् श्रम के निषेध का प्रावधान करता है। भारत ने बलात् श्रम के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय की पुष्टि की है। बिल्कुल ये तो करेक्ट है ही, 23-24 इसका आर्टिकल है, ठीक है। दूसरा भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो देखिए बंधुआ मजदूरी या बलात् श्रम एक प्रथा है जिसमें नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उच्च ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है तथा श्रमिक द्वारा किए गए कर्ज का भुगतान करने हेतु उससे कम मजदूरी पर कार्य जो है वो कराया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रचलित बाजार मजदूरी, मार्केट वेजेस और न्यूनतम कानूनी मजदूरी, लीगल मिनिमम वेजेज, ठीक है, से कम दर पर मजदूरी का भुगतान करने के रूप में जो है परिभाषित किया है। बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 संपूर्ण देश में पूरे भारत में लागू है, जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित हैं? एक तरफ है वैश्विक नेविगेशन सिस्टम और दूसरी तरफ है उससे संबंधित देश, जैसे कि गैलीलियो कहाँ का है? रूस का है क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का है क्या? बाइडू चीन का है क्या? ग्लोनास यूरोप का है क्या? देखिए गैलीलियो जो वैश्विक नेविगेशन सिस्टम है गैलीलियो वो यूरोप का है, जो ग्लोनास है वो है रूस का, बाइडू चीन का है, करेक्ट है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का है। 2 और 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एक वैश्विक नेविगेशन प्रणाली उपग्रहों की एक प्रणाली है जिसे आमतौर पर एक कंपनी या देश द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यह भू स्थानिक स्थिति प्रदान करती है। विभिन्न देशों के ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम निम्नलिखित हैं, जैसे बाइडू चीन का है, गैलीलियो यूरोप का है, ग्लोनास रूस का है और क्वासी जेनिथ सैटेलाइट जो है वो जापान का है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो यूएसए का है यानी अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अर्जुन मेन बैटल टैंक परियोजना निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है?
अर्जुन मेन वेटल टैंक परियोजना टैंक के विकास से ही है, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मेन वेटल टैंक MBT MK1 ए भारतीय सेना को सौंप दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा जो है अर्जुन मेन वेटल टैंक परियोजना की शुरुआत वर्ष 1972 में की गई थी तथा लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान को इसकी प्रमुख प्रयोगशाला के रूप में, ठीक है, जो है इसकी प्रमुख प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, इसको कर देते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य है बेहतर फायर पावर, उच्च गतिशीलता, उत्कृष्ट सुरक्षा के साथ एक अत्याधुनिक टैंक बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU के संदर्भ में विचार कीजिए। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU को दूरसंचार मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियामक 2018 का कड़ाई से, ठीक है, अनुपालन सुनिश्चित करेगा। दूसरा स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिएगा। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक, ठीक है, वरीयता विनियम 2018 का कड़ाई से अनुपालन करेगा, बिल्कुल। और दूरसंचार मंत्रालय ही है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने अवांछित वाणिज्यिक संचार की शिकायतों और वित्तीय धोखाधड़ी, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में के मामले से निपटने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIO को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के अलावा सभी वॉइस लाइसेंस सेवा क्षेत्र स्तरों पर टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन TAFCOP का विकास किया जाएगा। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।